नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं मैथ पेडागोजी की एक बेहतरीन क्लास। और ये क्लास होने वाली है पार्ट थर्ड, यानी कि इससे पहले हमने आपको 2 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। जिन्होंने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको गणित शिक्षण के बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो यहाँ पर कराने वाले हैं। तो ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा, तो यह प्रश्न संकेत करता है। तो किसका संकेत करता है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये किसकी ओर संकेत करता है, तो ये संकेत करता है सोचने के निम्न स्तर को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 में उल्लिखित जो गणित की लंबी आकृति है यह संकेत करती है। किसको संकेत करती है? जो गणित की लंबी आकृति है, आपको बताना है कि किसकी ओर ये जो है संकेत करती है। 4 ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर का चयन यहाँ पर करना है। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, ये जो है यहाँ पर इसका संकेत करती है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह केंद्रित है। तो किस पर केंद्रित है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है कि शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पर केंद्रित है। तो ये होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है कि परिभाषाओं और सूत्रों को याद करना, तो ये रट्टा मारने वाली चीज़ कोई होती नहीं है, आपको बताया गया है। नेक्स्ट है कि नियमित गृहकार्य जमा कराने, ये भी नहीं हो जाएगा। तो गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप ट्रिक भी लगा सकते थे जो हमने आपको बताई थी कि जो सेंटेंस लंबा हो और पॉजिटिविटी दिखा रहा हो तो वही हमारा वहाँ पर उत्तर आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो जो सेंटेंस लंबा दिया गया है और पॉजिटिव क्वेश्चन में वहाँ पर दिया गया है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसका यहाँ पर आंसर निकाल सकते थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला दिया है कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। तो क्या हो जाएगा सर्वाधिक उचित जो है रूपात्मक कार्य यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण आधारित परियोजना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्याजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक प्याजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्याजे के जो है नियम पर ये जो है चलता है और वहाँ पर सामाजिक अनुदेशन की बात कही गई है। तो वही यहाँ पर दिया गया है कि सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का यहाँ पर प्रयोग करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश जरूरी है, यानी कि कौन सी क्वालिटीज़ एक अच्छे गणितज्ञ में होनी चाहिए ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि सवालों के उत्तर देने की तकनीकी में निपुणता, केवल यही होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला है सभी अवधारणाओं को समझना, बिल्कुल सही आगे लिखा है। लागू करना और उनमें संबंध बनाना, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला। आगे क्या दिया है कि अधिकतर सूत्रों को याद करना, तो फिर से रट्टा मारने वाली बात लिखी गई है यहाँ पर। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतने जल्दी हमें सवालों को हल नहीं कराना है कि बच्चे को समझ में आए या ना आए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो क्या करना है कि सभी अवधारणाओं को वो समझे पहले और उसको लागू करे और उनमें संबंध बनाए। ठीक है, तो ये होती हैं क्वालिटीज़ जो एक अच्छा गणितज्ञ होता है। यहाँ पर आप लोगों को एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आपको जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करना है।
आपको बताना है कि वैन हेले जो हैं ये कहाँ के यानी कि किस देश के महान गणितज्ञ थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो यहाँ पर आपको क्रम से लगाना है। पहला ऑप्शन दिया है कि शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। दूसरा है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन दिया है कि शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। तो सबसे पहले वो सत्यापित करता है, ठीक है, और उसके बाद उसका अमानक इकाइयों का प्रयोग करता है। तो पहले पर आ जाएगा आपका सी नंबर, दूसरे पर आ जाएगा आपका अमानक वाला, फिर आएगा आपका मानक इकाइयों का प्रयोग करता है उसके बाद यानी कि तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर आपका डी वाला आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच में यहाँ पर संबंधों को समझते हैं। तो इस तरीके से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा CBAD यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। तो किस में शामिल है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये शामिल है क्रियाकलाप आधारित उपागम पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य यहाँ पर होता है गणित में जो है निदानात्मक परीक्षण का, ये हमको बताना है। तो बताइएगा चार ऑप्शंस में से कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। यानी कि निदानात्मक का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा कोई चीज़ हम उसको गणित में समझा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका रीज़न पता करना कि इसको क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो जब हम उसकी जो रिक्तियां हैं उसको जानेंगे, यानी कि ये कहलाता है आपका निदानात्मक। जब हम उसकी जो गलतियां वो कर रहा है उसको पहचान लेंगे, फिर हम उसका उपचार करते हैं। तो उन गलतियों का उपचार अगर हम कर देंगे, उसको बता देंगे कि इस तरीके से बच्चे आपको समझना है, तो वो कहलाएगा आपका उपचारात्मक, और ये कहलाता है निदानात्मक। यानी कि वो कहाँ पर गलती कर रहा है वो समझना आपका निदानात्मक कहलाएगा। आगे देखते हैं नया क्वेश्चन अगला, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटा। अगला आगे लिखा है कि मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बाधा डालना, तो बाधा बिल्कुल नहीं, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। और अगला है कि राजा को भाषा समझने में कठिनाई होती है। तो भाषा तो वो समझ रहा है, ये भी नहीं होगा। जोड़ और गुणा ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राजन जो है संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। तो बताना है कि क्या उद्देश्य है यहाँ पर इसका। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को यहाँ पर समझना, ये इसका उद्देश्य यहाँ पर होना चाहिए। कौन सी कक्षा में? कक्षा 3 में। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। तो वैन हेले के अनुसार वह ज्यामिति के किस स्तर पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और वैन हेले का जो चैप्टर है इसका कॉन्सेप्ट और इसके जो MCQs हैं वो हमने कल ही आपको कराए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और क्वेश्चन भी इनसे संबंधित कर सकते हैं। बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि वह दिखावट के अनुसार, यानी कि अगर वो बच्चा देख रहा है, देख कर सीख रहा है, तो इसका मतलब है कि मानसिक चित्रण की अवस्था में है वो। पहला लेवल जो है लेवल 0 में आएगा, और इसमें बताया गया है कि वो बच्चा यहाँ पर देखकर सीखता है। ठीक है, जैसे हमने आपको वहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बताया था कि रोटी को देखता है तो वो ये समझता है कि ये गोल है। ठीक है, अगर उसको समोसा दिखाएंगे तो वो त्रिभुज समझता है, उससे वो संबंध बनाता है। तो इस तरीके से हमने आपको वहाँ पर समझाया था। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका मानसिक चित्रण के अंतर्गत, यानी कि विजुअलाइजेशन के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित सार संग्रह के लेखक कौन हैं।
वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणित सार संग्रह के जो लेखक हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। तो ये हैं महावीराचार्य। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई छात्र 5500 को 550 लिखता है तो क्या है यहाँ पर स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। और ऑप्शन, संख्याओं का ज्ञान नहीं है। तो अगर संख्याओं का ज्ञान नहीं होता बच्चों तो 550 लिख कैसे लेता। अगला है कि गणित का ज्ञान नहीं है, ये भी नहीं होगा। जोड़ का ज्ञान नहीं है तो जोड़ने की तो बात यहाँ पर कहीं नहीं गई है। तो ऑप्शन नंबर ए, उसको स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है कि इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार कैसे लिखा जाएगा, जो ये 5500 हमें लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये होगा अंतिम क्वेश्चन, गणित की प्रकृति कैसी होती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसकी प्रकृति होती है तार्किक। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गए पॉइंट। तो ये थे 15 क्वेश्चन जो कि पेडागॉजी से लिए गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी। और आपने इन 15 क्वेश्चन में से कितने सही किए हैं ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।